हेलो एवरीवन, मैं प्रेम शर्मा एक बार फिर स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब क्लास इसे इंग्लिश विद प्रिंसिपल पर। आज की हमारी दिन की थर्ड क्लास है ना। और अभी तक हमने बहुत सारी क्लासेस की जिसमें अलग अलग सेमेस्टर की हमने लेक्चर्स को कंप्लीट किए हैं। तो ये ना केवल उन लेक्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इनके अलावा पीजीडी एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें लिटरेचर का पार्ट आता है उस सभी पार्ट्स में ये सभी पार्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए। ये जो आज की क्लास है वो बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। पोइट्री का सेक्शन, बीए सेकेंड सेमेस्टर, प्रेजेंस इन अब्सेंस। ठीक, ठीक है भाई। अगर ठीक है तो फिर स्टार्ट करेंगे हम क्लास को आज की। और चेक करेंगे भाई सारी चीज़ों को। तो देखिए भाई, ये तो सब मेरे बारे में है, जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेरी एजुकेशन सॉरी नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, इससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये कुछ ऐप के फीचर्स हैं जो आपको पता ही है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो जॉन डन की बहुत ही फेमस पोइम द सॉरी प्रेजेंस इन अब्सेंस, प्रेजेंस इन अब्सेंस के बारे में बात करना चाहूँ। और बी सेकेंड सेमेस्टर में मोस्ट ऑफ द जो पोएम्स हैं उन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, इज ऑल तो नहीं, दे आर बेस्ड ऑन लव। It is also based on love. It is also talks about the metaphysical love, or we can say platonic love. Let's start something about the poem presence in absence. चलो कमेंट में नहीं है इसकी। चलिए, देखिए, अगर हम इसके बारे में जानें तो कुछ चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे क्या भाई, देखिए, इट इज़ अ लव पोएम। क्या है ये? लव पोएम है विच शोज अ पैराडॉक्सिकल रिलेशन, जो एक पैराडॉक्सिकल रिलेशन को शो करती है बिटवीन प्रेजेंस एंड अब्सेंस। देखिए, दे आर टू टर्म्स, प्रेजेंस एंड द अदर इज अब्सेंस। अगर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो प्रेजेंस होता है किसी चीज की उपस्थिति और अब्सेंस होता है किसी चीज का ना होना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजें एक साथ हो, कोई प्रेजेंट भी हो और अब्सेंट अब्सेंट भी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज लिखना शायद भूल गया हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस इज एपोस्ट्रोफी, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, एपोस्ट्रोफी is used in this। ठीक है, प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइस है एपोस्ट्रोफी जो इसके अंदर यूज की गई है। और लेट्स चेक this week featured poem is a selection from John Donne, considered to be the founder of the metaphysical poets of the 17th century। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जो जॉन डन है उन्होंने इतनी अच्छी पोइट्री लिखी, लेकिन इन्हें एक मेटाफिजिकल पोएट्स कंसिडर करते हैं। 17th सेंचुरी में टर्म आया था भाई। ठीक है, डंस स्टाइल वाज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंसी, है ना, सॉरी इवेंट क्या हो गया भाई, इन्वेंटिवनेस एंड पैराडॉक्सेस, वन ऑफ विच इज सेट अप इन द वेरी टाइटल ऑफ द पोएम हाउ कैन वी। देखिए, प्रेजेंस इन अब्सेंस बताया मैंने क्या है, पैराडॉक्सिकल रिलेशन यूज किया गया। देखिए, अगर हम इसके बारे में और जाना जाने, हाउ कैन वी थिंक ऑफ अब्सेंस एज प्रेजेंट एंड हाउ डज द टाइम सेटल एंड ऑल्सो टेरी, बीच में हम समझेंगे एक सेटल और टेरी के बारे में जब पोइट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम। डंस पोइट्री वॉज रिवाइव्ड इन 20th सेंचुरी में डन की पोइट्री को रिवाइव किया गया किनके द्वारा? तो पोइट्स थे W.B. Yeats, जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ सिंबोलिज्म, और T.S. Eliot। इन दोनों के द्वारा ही इन दोनों के द्वारा ही जो जॉन डन की पोइट्री है उन्हें रिवाइव किया गया। दिस पोइट्री वॉज डिवाइडेड इन 24 लाइन्स। इस पोइट्री को 24 लाइन में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर 4 सेस्टेड हैं, मतलब 6 लाइन के 4 स्टेंजा हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज A B B A C C, मतलब आप इसे बोलते हैं तो ऑक्टा राइमा है। क्या है? वैसे तो ऑटवा राइमा तो बोल ही नहीं सकते, है ना, ट्रेजर राइमा है नहीं, और क्वार्टरी राइमा कुछ होता नहीं। ठीक, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है
अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दो स्टोरी हमें समझ में आती हैं इस चीज को लेके। द फर्स्ट इज कि जो एने है, मतलब जो जॉन डन की वाइफ थी एने, ही इज डाइड। ऐसा हो सकता है कि वो डाइड हो, मतलब उनकी डेथ हो चुकी हो। दूसरी कहानी ये है कि शायद जो जब जॉन डन गए हुए थे किसी काम से, पढ़ाई करने या फिर पढ़ाई करने के लिए गए थे बाहर। अरे यार, जस्ट अ सेकंड है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो मैंने एक हिस्ट्री बताई थी आपको कि जो जॉन डन है, शायद उनकी जो वाइफ है एनी, वो उनकी डेथ हो चुकी है। एंड द सेकंड स्टोरी इज अबाउट द सेपरेशन व्हेन ही वाज बिजी इन हिज वर्क इन अदर सिटी या इन अदर कंट्री। तो दो चीज ऐसी हैं कि या तो दूसरी कंट्री में बिजी थे, और या फिर क्या हुआ था, या फिर शायद उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एपोस्ट्रोफी यूज किया गया है। एपोस्ट्रोफी क्या होता है कि जब कोई ना हो और उससे हम बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। जब कोई ना हो और तब उससे कोई बात करे, उसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द पोइट्री एंड लर्न इट। absence here thou my protestation। कि कहता है कि जो absence है ना, here, यहाँ पे जो absence है, सुनो उस टाइप की। प्रोटेस्टेंस मतलब क्या होता है भाई? ऑब्जेक्शंस, अल्टरेशन, मतलब चेंज है, बताऊंगा आगे चल। तो क्या बोलता है पोइट? इट हैज डन दैट हिज बिलव्ड वाइफ एंड इज फार फ्रॉम। आई एम नॉट श्योर दैट ही इज डाइड और ही इज एल्सवेयर। ही हर्ट्स डन, ये चीज जो है उसे हर्ट करती है। दैट हिज बिलव्ड वाइफ एन्ने इज सो फार फ्रॉम हिम, जो उसकी वाइफ है एन्ने, उससे बहुत दूर। जस्ट देन एन आइडिया स्ट्राइक हिज माइंड एंड ही फील कंसोल्ड। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो कंसोल हो जाता है। फील कंसोल अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ, अगर अपनी स्ट्रेंथ के अलग। द आइडिया इज दैट, आइडिया क्या है? हिज बिलव्ड वाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज माइंड। उसकी जो वाइफ है वो हमेशा उसके दिमाग में प्रेजेंट रहती है। ही चैलेंजेस द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ अब्सेंस। वो चैलेंज करता है किसको? अथॉरिटीज को। अब अथॉरिटीज कौन सी? चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, कुछ भी हो। कहता है saying that it may not separate him from his beloved wife, कि वो उसे अपनी वाइफ से अलग नहीं कर सकता। Strength, distance, length can't change his love, can't change his love for his wife। वो उसकी जो ये लव है वो उसकी वाइफ को, सॉरी उसके प्यार को चेंज नहीं कर सकता, या जो टाइम वगैरह है वो उसके प्यार को चेंज नहीं कर सकता। आगे बोलता है, do what thou canst for alteration, alteration मतलब चेंज, for hearts of trust metal, absence doth, doth मतलब यहाँ does है, doth join and time doth settle। कहता है कि he pleads the distance is true love doesn't reduce, कि जो ट्रू लव है वो क्या है भाई? ट्रू लव डिस्टेंस से चेंज नहीं होता। डिस्टेंस कांट चेंज द ट्रू लव। द पैशन व्हाट मेक्स द लवर्स मोर डिवोटेड टू ईच अदर। और अगर डिस्टेंस, अगर बाई चांस है और ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्या होगा? वो एक दूसरे से और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे। वो एक दूसरे से और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे, और उनके जो बीच का प्यार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? द लव बिटवीन देम इज इंक्रीज ड्यूरिंग द डिस्टेंस और द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उनके अंदर जो प्यार है वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है। एंड आगे क्या कहता है भाई? वो कहता है कि पासिंग ऑफ टाइम
इन absence doesn't hurt them, और जो समय बीतता है तो उसे भी उसे हर्ट नहीं करता। लॉन्ग फॉर दे नो हाउ टू एडजस्ट विद एडवर्स सर्कमस्टांसेस, और जितना समय बीतता जाएगा उतने समय में क्या होगा, जितना समय बीतता जाएगा उतने जल्दी जल्दी वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में विपरीत परिस्थितियों में एडजस्ट करना सीख जाएंगे। हाउ टू एडजस्ट द एडवर्स सर्कमस्टांसेस। इन अदर वर्ड्स, the lover feels separated from his beloved due to her physical absence. जो लवर है वो सेपरेटेड फील कर रहा है, किस वजह से? Because his beloved is not there, but he firmly believes that the extent, distance and length of her physical absence can't change their love because it is true and strong and above time, place and death. कहता है कि जो उसका जो लव है वो चेंज नहीं होगा उसकी एब्सेंस से, बिकॉज इट इज ट्रू लव, क्योंकि एक ट्रू लव है, एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत मजबूत है, एंड अबव टाइम, डिस्टेंस, प्लेस एंड डेथ, सबसे ऊपर है ये। हर फिजिकल एब्सेंस रादर इंटेंसिफाई देयर लव, और उसकी जो फिजिकल एब्सेंस है वो इंटेंसिफाई करती है उनके प्यार को, एंड टाइम हैज नो इफेक्ट ऑन इट, और टाइम का कोई प्रभाव नहीं है इस चीज पर। The lover makes a protest against absence which has no power to change his love for his beloved, asserting how her physical absence rather intensified their love. The poet further writes. वो आगे और लिखता है, क्या लिखता है भाई आगे? आगे लिखता है, how loves a mistress of such quality, his mind has found affections ground beyond time, place and all modality to hers that can't worry, absence is present, time the telling. मैंने बोला टाइम एंड सेटल, ऊपर हमने किस चीज की बात करी थी? टाइम की बात करी थी, और किसकी बात करी थी? देखिए मैंने यहाँ लिखा था कि टाइम और, अरे कहाँ गया भाई, ये तो कुछ और ही आ गया। हाँ ये लिखा कि हमने क्या, सेटल एंड टेरी। तो सेटल तो ये रहा, हमने सेटल यहाँ पढ़ा, हमने सेटल पढ़ा फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में, एंड टेरी हम पढ़ रहे हैं सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन। डॉन ब्रिंग्स टू लाइट द मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रू लव। अब वो एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, अब वो प्लेटोनिक लव के बारे में बात करते हैं, और कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ट्रू लव इज अ मैटर ऑफ सोल रादर देन ऑफ बॉडी। ट्रू लव क्या है? इट इज नॉट एसोसिएटेड विद बॉडी, ये बॉडी से संबंधित नहीं है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद फिजिकल लव, ये फिजिकल लव से एसोसिएटेड नहीं है, एंड इट इज नॉट ऑल अबाउट सेक्सुअल डिजायर, इससे भी एसोसिएटेड नहीं। द पोएट क्लेम्स, पोएट दावा करता है that his love for his beloved wife Anne is of a higher nature, ये बहुत ही हायर नेचर का लव है। It is not limited to physical limits, ये फिजिकल लिमिट से फिजिकल लिमिट तक लिमिटेड नहीं है, और it is or not about sexual desire. He has discovered that his love is emotional, वो कहता है कि मेरा जो प्यार है वो इमोशनल है, and his mind, और अपने माइंड में कहता है he find his beloved wife present in spite of her physical absence. माइंड इज फ्री फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ टाइम, जो माइंड है वो फ्री है एकदम टाइम के लिमिट से, प्लेस एंड डेथ। दोज हु डू नॉट हैव दिस क्वालिटी हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर फिजिकल मीटिंग विद द लव बिलव, और जिनके पास नहीं है वो इंतजार करते हैं, क्या वो ही करते हैं कि भाई कब हमारी फिजिकल मीटिंग हो, कब हमारी फिजिकल मीटिंग हो। लेकिन जो ट्रू लव करते हैं दे हैव, मतलब उनके वो कर लेते हैं अपनी मीटिंग्स कहाँ, अपने माइंड में। इन अदर वर्ड्स दे आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम दे बिलीव इन मेटाफिजिकल लव। वो लोग जो मेटाफिजिकल लव में विश्वास रखते हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं। इन अदर वर्ड, दो शब्द में कहूँ तो क्या होगा? दीज लाइंस, जो लाइंस लिखी हुई हैं ऑथर की, ये डन्स कन्विक्शन है। कहती हैं that a person who loves his beloved from the depth of his heart, कहती हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो प्यार करता है किससे? अपनी beloved से, to the core of his heart, अपने हर्ट के एक कोने से। He feels her presence in spite of her absence, वो फील करता है उसकी प्रेजेंस in spite of his absence, चाहे वो absence मतलब उसकी प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन उसे वो तब भी फील करता है। और इसके अलावा और क्या कहते हैं आगे? For true lovers, time stops and death becomes powerless. अगर कोई true love करता है तो टाइम है उसके लिए रुक जाता है, और क्या होता है? जो डेथ है वो पावरलेस हो जाती है। Since love sprouts and blossoms in heart, केवल क्या होता है? केवल जो प्यार है वो उनके हृदय में प्रफुल्लित होता रहता है, खिलता रहता है।
एंड द हार्ट ऑफ ट्रू लवर्स नेवर चेंज, और जो हार्ट है ट्रू लवर्स का वो कभी बदलता नहीं है। thus their love in fact it is metaphysical, जो उनका जो लव होता है वो कैसा होता है भाई, वो मेटाफिजिकल होता है। इट इज टाइमलेस, इट इज डेथलेस, ये टाइमलेस होता है, डेथलेस होता है, इमॉर्टल, इट इज इमॉर्टल, ये कभी ना मरने वाला होता है, कभी ना खत्म होने वाला होता है। हाउ द लवर फील्स प्रेजेंस ऑफ हिज बिलव्ड इन हर अब्सेंस, कैसे जो एक लवर है वो फील करता है प्रेजेंस अपनी बिलव्ड की उसके अब्सेंस में। एंड डिकोर्स हर सीक्रेट गेस्चर कैन बेस्ट बी सीन इन द फॉलोइंग लाइंस, और आगे वो कहते हैं कि देखो भाई कैसे वो जो है वो क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो अब बताते हैं कि गेस्चर कौन से हैं। ठीक, आगे वो बताते हैं कि गेस्चर कौन कौन से हैं। My senses want their outward motion, which now within reasons doth win. Redoubles by her secret notions, like rich men that take pleasure in hiding more than handling treasure. My senses का मतलब क्या है? My senses का मतलब क्या है? Physical senses. Motions मतलब जो उसके actions है, reason मतलब जो उसका mind है, logic है। रिडबल मल्टीप्लाइड हो जाता है, सीक्रेट नोशंस जो होते हैं वो मेंटल सेटिस्फेक्शन से कहता है, और हैंडलिंग ट्रेजर्स होता है वो स्पेंडिंग वेल्थ से कहता है कि द पोएट इमेजिनेशन इज सो हाई, जो पोएट है बहुत ऊंचा सोचता है, दूर का सोचता है, दैट ही कैन मीट हिज बिलव्ड वाइफ इन हिज माइंड, कहता है कि वो अपनी बिलव्ड वाइफ से मिल लेता है कहाँ, अपने माइंड में ही। हिज इनवर्ड सेंसेस आर सो साउंड दैट ही embraces his beloved within their mind, कि वो जो कुछ उसे करना होता है वो माइंड में ही कर लेता है। his beloved and is present in his mind but he can't touch her for the mind has no hands, कहता है कि एन जो है वो प्रेजेंट तो होती है मेरे माइंड में लेकिन मैं उसे टच नहीं कर पाता, बिकॉज माइंड हैज नो हैंड, क्योंकि जो माइंड है उसे कोई हाथ नहीं होते, और जब हाथ नहीं होंगे टच नहीं कर पाएगा। Here the love making is better than the physical meeting, for it is free from the worldly fear that someone may be watching them secretly। फिर आगे कहता भी है कि भाई जैसे आजकल के लवर है भाई, कहीं मिलने जाते डर रहता है कि पापा देख लेंगे, मम्मी देख लेंगे, किसी ने देख लिया तो। बट दिस लव, द मेटाफिजिकल लव इज फ्री फ्रॉम दैट फियर दैट समवन मे बी वॉचिंग देम सीक्रेटली। लेकिन जो मेटाफिजिकल लव है वो बिल्कुल अलग है, उसे टेंशन ही नहीं है कोई उसे देख रहा है या नहीं देख रहा है ना। लाइक रिच मैन, जैसे कि एक अमीर व्यक्ति होता है ना, वो अपने पैसे को दिखाने से डरता है। द पोएट कंपेयर्स हिम विद दोज रिच पीपल हु कीप देयर ट्रेजर हिडन फ्रॉम कॉमन आईज एंड काउंट इट सीक्रेटली एट नाइट। जैसे कि पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को दिन में छुपा लेते हैं और रात में गिरते हैं अकेले, कोई देख ना ले उन्हें। दे डू नॉट विश टू स्पेंड दैट पब्लिकली, और वो इच्छा भी नहीं करते उसे पब्लिकली खर्च करने। आगे इन अदर वर्ड्स हियर द पोएट्स express his heartfelt emotions about his departed beloved through his outward sense, but his thinking power and the secret gesture of his beloved living in the high heaven do not allow him to do so। उसे ऐसा करने से रोक रहे, क्या कह रहे हैं? The urge to conceal his emotions becomes stronger when he thinks of the secret gesture of his beloved। कहता है जब मैं अपने उसकी अपनी beloved की secret gesture के बारे में सोचता हूँ, when I think about the secret gesture of my beloved, what I feel, वो क्या फील करता है भाई? Just as a rich take, वो एग्जांपल लेता है, just as a rich take more pleasure in hiding their wealth than in showing it, कि जैसे अमीर लोग दिखाए ना कि रिडबल by secret notion like rich men that take pleasure in hiding more than handling treasure। कहता है कि जैसे अमीर लोगों को मजा आता है अपने पैसे को छुपाने में, likewise उसी तरीके से the secret gesture of his beloved touches him so deeply that he takes more delight in concealing his heartfelt emotions than in revealing them in public। कहता है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें दिखाने की इन पब्लिक सेंस, क्योंकि मैं उसे अपने मन में ही देखे खुश हूँ। मुझे डर नहीं चाहिए किसी का, मुझे कोई डर नहीं चाहिए किसी का। though his beloved is absent but their love is alive yet and will always be that why he is able to see a distinct vision of hers, the strength of true love he claims। अब वो कहता है कि जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो अगली लाइन बताता है क्या कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ। By absence this good no means I gain that I catch her। ये तो उसकी जो absence है, this good means I gain,
इसका एक एडवांटेज है जो मुझे फायदा देता है, वही क्या देता है, दैट आई कैन कैच हर, मैं उसे पकड़ सकता हूँ, वेयर नन कैन वॉच हर, कहाँ, जहाँ उसे कोई ना देख सके। भाई मैं उसका दिमाग, मैं अपने माइंड में उसके बारे में कुछ भी सोच रहा हूँ, है ना, मैं कोई भी मोमेंट उसके साथ सोच सकता हूँ और मुझे कोई नहीं देखेगा। कौन मेरे दिमाग के अंदर उसको देख लेगा कि क्या सोच रहा है। बट व्हेन आई इट इज पब्लिकली, लेकिन जब मैं इसे पब्लिकली करता हूँ तो मुझे डर रहता है कि कोई ना कोई मुझे देख लेगा। एडवांटेज है भाई उसका, है ना, मेटाफिजिकल लव हैज आल्सो एन एडवांटेज। आई कहता है वेयर नन कैन वॉच हर इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माय ब्रेन, कहीं ना कहीं एक क्लोज कॉर्नर में, मतलब एक सीक्रेट प्लेस है मेरे दिमाग में जहां मैं उसे सोच लेता हूँ, देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, वहां मैं उसे पकड़ता हूँ, उसे किस कर लेता हूँ, एंड सो एंजॉय हर, और उसे एंजॉय करता हूँ, एंड नो नन मिस हर, और कोई भी उसे मिस नहीं करता। इट इज जस्ट क्लेम, वो उसका दावा करता है दैट हिज लव फॉर हिज बिलव्ड वाइफ इज मेटाफिजिकल, कि जो उसका प्यार है वो अपनी वाइफ के लिए कैसा है, मेटाफिजिकल है। He enjoys himself in her sweet company in his mind. वो enjoy करता है उसे कहाँ, एक स्वीट कंपनी, मतलब अपनी ही वाइफ के साथ अपने माइंड में ही वो रहता है। ठीक है, हिज बिलव्ड वाइफ एन्ने इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज माइंड, उसकी जो वाइफ है एन्ने, वो हमेशा उसके दिमाग में प्रेजेंट रहती है। देयर ही डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू हर फिजिकल अब्सेंस, वहाँ उसे कोई भी उसकी फिजिकल अब्सेंस की इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं पड़ती। ही रिगार्ड्स इट एज ब्लेसिंग इन disguise. It provides him an opportunity to embrace and kiss her as long as he wishes. और वहाँ वो चाहे अपने दिमाग में उसे कब कितनी भी देर तक किस कर सकता है, for there is no one to disturb this passionate union. और वहाँ कोई नहीं होगा जो उसे डिस्टर्ब करेगा। In other words, at the end of the poem, the poet firmly speaks that absence of his beloved has no affected their love at all. कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके लव को अफेक्ट कर सके। Instead, the physical absence and separation of his beloved has proved good for her lover because he can see presence in his mind, eyes and time. कहता है कि इस absence की भी एक बहुत खास बात, कहता है मैं उसे कभी भी अपने दिमाग में सोच सकता हूँ, कोई देख नहीं सकता उसे। She exists there where nobody can except him can read, watch, catch her, embrace her and kiss her. कहती वो ऐसी जगह है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, वो देख सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, किस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। His beloved lives after her, उसकी जो beloved है वो वहाँ तब भी रहेगी, डेथ के बाद भी। In some close corner of his brain, कहीं ना कहीं एक सीक्रेट प्लेस पर, where nobody except him can enter, और जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता, उसके बिना कोई नहीं जा सकता। ठीक है, thus he enjoys her presence in the bottom of his heart in spite of her physical absence and separation. उसके साथ इस प्रकार क्या करता है भाई, वो एंजॉय करता है उसकी प्रेजेंस इन द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, अपने बॉटम में हार्ट। आगे, hence celebrating the immortality of his metaphysical love, और वो मेटाफिजिकल लव को एंजॉय करता है। he symbolizes the truth that true love is beyond place, time and death। वो कहता है कि जो ट्रू लव है वो क्या है, इट इज बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड लव, बिल्कुल दूर है इन सब चीज। मेटाफिजिकल मतलब बियॉन्ड फिजिकल, है ना, वो फिजिकल होने की बात कभी नहीं करता। द पोएट नेवर टॉक्स अबाउट द फिजिकल लव, वो कभी फिजिकल लव के बारे में बात नहीं करता। चलिए बताइए, क्या आपको ये पूरी पोइट्री समझ में आई? देखिए इस तरीके से हमारी जो पोइट्री है वो खत्म हो चुकी है। क्या आपको ये पोइट्री समझ में आई? लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर पोइट्री समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो दिक्कत वाली बात। अगर समझ में आ रही है तो अच्छी वाली बात, लेकिन नहीं समझ में आ रही है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्या करना चाहिए बताइए फिर इसके लिए? देखिए इफ इन केस आपको ये समझ में नहीं आए तो आप डाउट पूछ सकते हो, नीचे स्क्रीन नंबर चल रहा है, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगली क्लास में, मतलब जब भी क्लास होगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे संडे क्लास करूँगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैचेज हैं वो चल रहे हैं, रनिंग है। ठीक है, ऑनलाइन बैचेज भी रनिंग है, तो अगर आप लोग इनसे रिगार्डिंग कोई भी है तो 9870641015 जो नंबर चल रहा है नीचे, उन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, उन पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन डाउट्स के लिए फालतू के मतलब कॉल नहीं करेंगे आप। ठीक है, वैसे आप मुझे किसी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही,
कल मिलेंगे या अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपने व्यूज पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए और बस सफलता लीजिए अपने अपने एग्जाम्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।